साल 1986 भारत को सोवियत के बनाए गए अपने मिग 21, 23 और 27 के लिए कैनोपी की ज़रूरत थी, लेकिन सोवियत संघ के पास स्पेयर नहीं थे। भारत ने इस कमी को पूरा करने के लिए उन देशों की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने इसी तरह के रूसी लड़ाकू विमान खरीदे थे। इन्हीं देशों में से एक देश सीरिया भी था, जो पूरी तरह से रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भर था। ऐसे में भारत ने भारतीय वायुसेना और रॉ की एक टीम को दमिश्क भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उसके पास स्पेयर कैनोपी है जिसे भारत खरीद सकता है। खुफिया तरीके से पता इसलिए लगाना ज़रूरी था क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान लगातार भारत पर नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि ये देश नहीं चाहते थे कि भारत पावरफुल बन सके। ऐसे में इस मिशन का खुफिया होना बहुत ज़रूरी था। साल 1986 दमिश्क। एक स्वागत समारोह में एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने मुझसे पूछा, क्या आपको पता है कि सीरियाई लोगों के पास गुटा के ठीक अंदर एक खुफिया एयरबेस है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। उसने जवाब दिया कि आपकी सरकार के एक अधिकारी ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि वो अधिकारी भारतीय वायुसेना की एक टीम के साथ दमिश्क से उत्तर में एक सीरियाई एयरबेस के लिए उड़ान भर रहा था और वो उड़ान गुटा के अंदर स्थित एयरबेस से ही भरी गई थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। मुझे संदेह हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस का कोई आदमी अमेरिकियों को हमारी खुफिया जानकारी दे रहा है। मैंने इसकी खबर इंडियन एम्बेसडर मिस्टर रमेश मुड़े को दी ताकि वो इसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंचाएं। रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को अपने एक वरिष्ठ अधिकारी रविंद्र सिंह पर शक हुआ। ये वही अधिकारी था जो 1986 में इंडियन एयरफोर्स के साथ दमिश्क गया था। रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने अपनी जांच शुरू की तो पता लगने लगा कि सिंह रॉ के अंदर से खुफिया जानकारी जमा कर किसी अज्ञात व्यक्ति को दे रहा था, जो बेशक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के लिए काम करता था। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने पाया कि 16 दिनों में सिंह ने 210 से ज़्यादा रिपोर्ट्स की कॉपी ली थी, जिन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई पड़ोसी देशों में रॉ की गतिविधियों की संवेदनशील जानकारी शामिल थी। एक और काउंटर इंटेलिजेंस टीम अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सिंह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। फिर कुछ सालों बाद वो सच सबके सामने आ ही गया कि रविंद्र सिंह अमेरिका को इंडियन इंटेलिजेंस की खबरें दिया करता था। लेकिन अगर रॉ शुरुआत में ही हरीश चंदोला की सुन लेती तो सिंह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार हरीश चंदोला के किसी टिप या जानकारी के नज़रअंदाज होने से भारत को नुकसान पहुंचा हो। इससे पहले भी चीन के भारतीय सीमा पर घुसपैठ की खबर को जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया था कि ये किसी पागल पत्रकार की सोच लगती है। वो हरीश चंदोला जिनकी नागालैंड को भारत में मिलाने में काफ़ी अहम भूमिका रही। एक ऐसे उत्तराखंडी जिन्हें किसी ने पत्रकार के तौर पर देखा तो किसी ने एक रॉ एजेंट की तरह। लेकिन आखिर हरीश चंदोला थे क्या, एक पत्रकार या एक रॉ एजेंट? इस सवाल का जवाब लेने के साथ ही हम आपको बताएंगे एक आम पहाड़ी के देश में खास नाम बनने की पूरी कहानी। हरीश चंदोला एक पत्रकार थे या रॉ एजेंट? इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे और उसकी शुरुआत हरीश चंदोला को जानने से करते हैं।
हरीश चंदोला का जन्म 6 मार्च 1929 को गढ़वाल में डोलिंडा पल्ला गांव में हुआ था। हरीश चंदोला ऐसे वक्त पर जन्मे थे जब हर तरफ संघर्ष का दौर चल रहा था। एक तरफ हैजे के प्रकोप से देश जूझ रहा था तो दूसरी तरफ आज़ादी का संघर्ष भी अपने उफान पर था। हरीश बचपन से ही लिखने और पढ़ने के बड़े शौकीन थे। उनकी पढ़ाई में इस रुचि को बूस्ट मिला साल 1936 में, जब स्कूल की पत्रिका में उनकी पहली कहानी छपी। साल 1937 में जहां एक तरफ हरीश ने पौड़ी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू को आजादी के लिए भाषण देते देखा, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध में अपने हजारों पहाड़ी भाइयों को जाते भी उन्होंने देखा। इन दो दृश्यों को देखकर हरीश ने आजादी के संग्राम में कूदने का फैसला लिया। साल 1942 में स्थानीय छात्रों के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे वो भी लगाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें भी जेल जाना पड़ा। आजादी के आंदोलनों में जाने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया और हाई स्कूल पास करते ही उनको सरकारी नौकरी भी लग गई। उन्होंने इलाहाबाद से बीए तक पढ़ाई की और आजादी के बाद साल 1950 में वो दिल्ली आ गए और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक देवदास गांधी के सहायक के तौर पर काम करने लगे और यहीं से उनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में ही उन्हें या उनके लेखों को प्रसिद्धि मिली हो। उनकी पत्रकारिता के दिन तब बदले जब उन्होंने चीन के भारत की सीमा पर घुसपैठ की खबर छापी। अब आखिर दिल्ली में बैठे पत्रकार को कैसे इतनी बड़ी टिप मिली जो उस वक्त के बड़े बड़े पत्रकारों और एजेंटों के हाथ भी नहीं लग पाई, तो उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। चीन के घुसपैठ करने की जानकारी मिलने के पीछे की कहानी की शुरुआत होती है 1952 में। दिल्ली में जब हरीश ऑफिस में बैठ कर बोर हो गए तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक लेने की सोची। इस ब्रेक के दौरान वो उत्तराखंड आ गए और यहाँ वो तिब्बती व्यापारियों के साथ तिब्बत घूमने चले गए। उस वक्त उत्तराखंड और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। उन्होंने माणा पास के जरिए व्यापार करने वाले व्यापारियों के साथ तिब्बत जाने की सोची। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनका ये आम सफर काफी रोमांचक साबित होगा और उनकी मुलाकात तिब्बतियों के साथ साथ कुछ मेहमानों से भी होने वाली है। ये वो वक्त था जब तिब्बत राजनीतिक तनाव से जूझ रहा था। चीन तिब्बत को इस हद तक हथिया चुका था कि साल 1950 में 15 साल के दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। चीन तिब्बत में घुसते घुसते लासा तक पहुंच गया था। हालांकि भारत की सीमा से लासा काफी दूर है, तो इसलिए भारत किसी भी तरह की चिंता में नहीं था, लेकिन जल्द ही ये सब बदलने वाला था। चंदोला बद्रीनाथ होते हुए माणा पहुंचे। यहाँ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के व्यापारी भी तिब्बत जाने के लिए पहाड़ी बकरियों के साथ पहुंचे हुए थे। चंदोला ने एक व्यापारी के साथ जाने का फैसला किया जिसके पास 1500 बकरियां थी। चंदोला ने पहली बार देखा कि कैसे दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके यानी भारत तिब्बत सीमा पर व्यापार किया जाता है। 2 दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद तिब्बत में एंट्री हुई। हरीश तिब्बती काउंटी जांडा में थोलिंग मठ में पहुंचे। यहाँ चंदोला गलती से साथी व्यापारियों से अलग हो गए और वो सतलज नदी के उत्तर की ओर चीन के जिंजियांग प्रांत से लगी तिब्बती सीमा की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक स्थानीय मुखिया से लामिक, जो कि एक परमिट होता है, वो प्राप्त किया और वो चलते चलते गरगुंसा नाम की जगह पर पहुंचे जहां उनका इंतजार कुछ मेहमान कर रहे थे। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि चीनी सैनिक थे जो ईंटें बनाकर उन्हें धूप में सुखा रहे थे। चीनी सैनिकों को एक भारतीय पत्रकार से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब वो न तो पत्रकार को आगे जाने दे सकते थे और ना ही उसे वापस भेज सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने चंदोला को एक छोटे से बैरक में बंद कर दिया। चीनी सैनिकों ने उनसे कई दिनों तक पूछताछ की और वो पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे कि कहीं चंदोला कोई जासूस तो नहीं है। लेकिन एक बार जब वे संतुष्ट हो गए तो उन्होंने चंदोला को कैंप में
अपने साथ रहने दिया। इस घटना का जिक्र करते हुए हरीश चंदोला अपनी किताब एट लार्ज इन द वर्ल्ड में लिखते हैं कि पीएलए के सैनिक वॉलीबॉल खेलते थे और माओ त्से तुंग की प्रशंसा में गीत गाया करते थे। जब उनका भोजन खत्म हो गया तो उन्होंने मांस के लिए जंगली गधों का शिकार किया और सतलज में मछलियां पकड़ी। चंदोला को 2 महीनों तक टटोलने के बाद चीनी सैनिकों ने उन्हें भारत लौटने की अनुमति दे दी। चंदोला की जिंदगी में ये पहली बार था जब कुछ ऐसा लिखने के लिए उनके पास अनोखा अनुभव था। जब वो वापस भारत लौटे तो उनके संपादक ने उन्हें बताया कि उन्हें लगा था कि वो मर चुके हैं। चंदोला को अब दोबारा तिब्बत जाने की इच्छा होने लगी और इसी इच्छा को पूरी करते हुए 1954 में वो एक बार फिर किंगरी बिंगरी पास से व्यापारियों के साथ तिब्बत को गए। इस बार उन्होंने पीएलए सैनिकों की बड़ी तादाद देखी। ज्यादा सैन्य चौकियां और नीली वर्दी में चीनी लोगों के समूह को फावड़े, कुल्हाड़ी और अन्य निर्माण सामग्री ले जाते हुए उन्होंने देखा। चंदोला को ये सब अजीब सा लगा। उन्होंने भारत लौटते ही इसके बारे में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में पूरा लिख डाला। लंदन स्थित ऑब्जर्वर फॉरेन न्यूज सर्विस ने कहानी के विशेष अधिकार खरीदे और इसे दुनिया भर के प्रमुख समाचार पत्रों को भेज दिया। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चंदोला की इस खबर को ये बोलकर इग्नोर कर दिया कि पत्रकार ने शायद कल्पना की होगी और कुछ ही सालों बाद चंदोला की इस खबर का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। जब भारत के साथ ही पूरी दुनिया को पता चला कि पीएलए लासा को जिंजियांग से जोड़ने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 1700 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को बिछाने का काम आधा पूरा कर चुका है। हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे की आड़ में चीन भारतीय सीमा में घुसने की पूरी तैयारी कर चुका था और ये जानकारी सामने आने के बाद जो हुआ उसे आज हम 1962 सीनो इंडिया वॉर के नाम से जानते हैं। अगर हरीश चंदोला की जानकारी को कोरी कल्पना न करार दिया गया होता तो शायद भारत चीन युद्ध का इतिहास आज कुछ अलग होता। खैर, ग्राउंड रिपोर्टिंग और घूमने के शौकीन चंदोला 25 की उम्र तक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और चीन तक की यात्रा कर चुके थे। कठिन इलाकों में जाने वाले वो अकेले भारतीय पत्रकार थे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का जानकार भी माना जाने लगा था। साल 1955 में लंदन के टाइम्स और एडिनबर्ग के द स्कॉट्समैन ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के माध्यम से उन्हें अपने यहाँ काम करने का न्योता तक दिया और इसके बाद हरीश चंदोला ने साल भर से ज़्यादा समय तक इन दोनों अखबारों में बारी बारी से काम किया भी और कुछ वक्त यहाँ काम करने के बाद वो भारत वापस लौट आए। साल 1959 में हरीश चंदोला भारत लौट आए। अब तक एक्सपर्ट बन चुके हरीश को दलाई लामा के भारत आगमन और लासा तिब्बत के हाल जानने और लिखने का काम सौंपा गया। उसके बाद उन्हें पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधि बनाकर शिलोंग भेजा गया। ये वो दौर था जब अलग नागालैंड की मांग के लिए आंदोलन लगातार हो रहे थे। चंदोला ने यहाँ जाकर वो काम किया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे थे। अपनी किताब द नागा स्टोरी फर्स्ट आर्म्ड स्ट्रगल इन इंडिया में बताते हैं कि किस तरह वो नागा लोगों के बीच घुल मिल गए थे। किताब में वो लिखते हैं कि नागा की समस्याओं को राजनीतिक हस्तक्षेप ने हल खोजने की बजाय और जटिल बना दिया था। इससे पहले कि चंदोला कुछ समाधान खोज पाते उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया और जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इस बीच चंदोला इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े और उन्होंने मिस्र के साथ केनिया, रोडेशिया, जाम्बिया समेत अन्य अफ्रीकी देशों के युद्ध को कवर किया। नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बार फिर चंदोला को नागाओं के पास भेजा और उन्हें नगा शांति वार्ता का जिम्मा सौंपा। पीएम की तरफ से यह काम सौंपे जाने के बावजूद चंदोला की राह मुश्किल करने की हर कोशिश की गई। इस बार तत्कालीन राज्यपाल बीके नेहरू ने उन्हें वहां काम नहीं करने दिया और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया। इस वक्त चंदोला के वो संबंध काम आए जो उन्होंने अपने पहले दौरे के दौरान नागाओं के साथ बनाए थे। चंदोला को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए पहले एक नगा ने उनसे अपनी बेटी का विवाह करा दिया और दूसरी बार एक नगा बुजुर्ग ने उन्हें अपना बेटा बना दिया।
इस तरह उनकी गिरफ्तारी भी रोक दी गई। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता भी थे जो चंदोला के काम और उनके लेखों से प्रभावित थे, और उनमें से ही एक थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके साथ चंदोला ने काफी काम भी किया। नागालैंड से वो कई रिपोर्ट्स इंदिरा को ही भेजा करते थे, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हरीश चंदोला को वो रोल मिलता है जो उन्हें देश सेवा के खुफिया तंत्र से जोड़ देता है। चीन और पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी कमज़ोर साबित हुई थी। इंदिरा गांधी ने इस सूरत को बदलने की ठानी, और इसके लिए इंदिरा गांधी ने एक नए डिपार्टमेंट की शुरुआत की। इस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी RANW। इसके पहले चीफ बने RN काओ। जब रॉ का गठन हुआ तब चंदोला नागालैंड में ही थे। तब अक्सर लोग उनसे पूछते और जानना चाहते थे कि नागालैंड में आखिर हो क्या रहा है, और इन्हीं में से एक थे रॉ चीफ RN काओ। चंदोला जब भी इंदिरा गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आते तो काओ भी उन्हें बुलाते और नागालैंड की पूरी अपडेट लेते। रॉ प्रमुख से बार बार मुलाकात की वजह से ये बात फैल गई कि हरीश चंदोला एक रॉ एजेंट हैं। इस पर चंदोला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नागालैंड में काम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें 2500 रुपये मिला करते थे। वो बताते हैं कि नागालैंड की उस समय जो परिस्थितियां थी उस पर हर कोई जानकारी चाहता था, और खासकर रॉ वाले। चंदोला बताते हैं कि रॉ चीफ से उनकी सिर्फ नागालैंड को लेकर ही बात होती थी। इंटरव्यू में वो ये भी साफ करते हैं कि वो ना किसी मिशन पर थे और ना ही उन्हें कोई खुफिया काम सौंपा गया था। यानी कि यहाँ पर ये जरूर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने भले ही रॉ को नागालैंड को लेकर जानकारी दी हो, लेकिन वो रॉ एजेंट तो कतई नहीं थे। खैर, साल 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं तो वो फिर चंदोला को अपने पास बुलाती हैं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति में नहीं रहते हैं। नौकरशाही हावी होने की वजह से उनकी भूमिका को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, और यही कारण रहा कि जब 1986 में उन्होंने दमिश्क में रविंद्र सिंह के अमेरिकियों को खबर देने की बात तत्कालीन इंडियन एम्बेसडर को दी तो उनकी इस टिप को नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि बाद में उनकी दी हुई जानकारी सच साबित हुई। भले ही चंदोला रॉ एजेंट ना रहे हों, लेकिन उन्होंने देश सेवा में बखूबी योगदान दिया। फिर चाहे नागालैंड मामले का शांति से समाधान निकालना हो या फिर देश को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी जानकारी सरकार के साथ साझा करना हो। पत्रकारिता में अपने एक लंबे करियर के बाद हरीश चंदोला 1993 में वापस पहाड़ लौटे। यहाँ उन्होंने जोशीमठ में मकान बनाया और वहीं रहकर फिर पत्रकारिता करने लगे। 1994 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को करीब से देखा और उस पर लिखा भी। हरीश चंदोला जिंदगी भर अपनी कलम की ताकत के बूते मजबूरों की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचते रहे, और जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने सरकारों को बहुत ज़रूरी और खुफिया जानकारी भी पहुंचाई। उत्तराखंड के इस दिग्गज पत्रकार का 26 मार्च 2023 को निधन हो गया। हरीश चंदोला भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम और देश की सेवा में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। भले ही हरीश चंदोला रॉ एजेंट ना रहे हों, लेकिन उनका काम देश सेवा में किसी एजेंट से कम नहीं था। रॉ की तरफ से देश सेवा करने वाले एक ऐसे ही एजेंट हुए हैं लक्ष्मण सिंह बिष्ट। बिष्ट का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, और ये तब आप समझ जाएंगे जब उनकी कहानी आप जानेंगे। देखिए लक्ष्मण बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट से हमारी यह खास बातचीत। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।